दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 5 मई 2020 और आज के हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के द्वारा, जो कि वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर, ध्यान दीजिएगा आगे अभी हम इसके बारे में भी बात करने वाले, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर एक आपका दशहरा कलेक्शन का शुभारंभ किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि दशहरा कलेक्शन का शुभारंभ किस पोर्टल पे किया गया, तो GEM, इसी को क्या कहा जाता, GEM कहा जाता, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नामक पोर्टल पर दशहरा कलेक्शन का शुभारंभ किया गया है और यह नई दिल्ली से इसका शुभारंभ हुआ है। अब हम जान लेते हैं इसके माध्यम से किया क्या जाएगा। तो यह रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है। तो दशहरा कलेक्शन क्या है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाई गई जो डेली यूजेज आर्टिकल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य क्या है, अगर हम उद्देश्य किसकी बात करें तो यह ग्रामीण क्षेत्रों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। तो इसके माध्यम से जो खरीदार होंगे, सरकारी खरीदारों तक, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसानी से अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, यानी उनको आसानी से बाजार उपलब्ध हो सकेगा। तो दशहरा कलेक्शन का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकारी खरीदारों तक पहुंच को सुगम बनाना तथा बाजार उपलब्ध कराना है। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको अपने उत्पादों को 5 कैटेगरी में बांटने की आज़ादी दी गई है। 5 कैटेगरी में बांट सकते। उनमें से पहला कौन है, हस्तशिल्प है। दूसरा आपका हथकरघा एवं वस्त्र है, पहला हस्तशिल्प कैटेगरी है। दूसरा हथकरघा एवं वस्त्र है और तीसरा कार्यालयों में इस्तेमाल या उपयोग की जाने वाले सामान इसमें शामिल हैं। और अगला किराना व पेंट्री उत्पादों को शामिल किया गया। और पांचवा है व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई वाले उत्पादों को शामिल किया गया है। तो 5 कैटेगरी कौन कौन है, एक बार फिर से रिपीट करते। पहला आपका कौन हो गया, हस्तशिल्प हो गया। दूसरा कौन हो गया, हथकरघा एवं वस्त्र हो गया। तीसरा कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं या उत्पाद हो गए। चौथा आपका क्या हो गया, किराना एवं पेंट्री के उत्पाद हो गए। अगला पांचवा कौन हो गया, व्यक्तिगत देखभाल या और साफ सफाई करने वाले उत्पादों को इसमें रखा गया। तो इसका लाभ क्या होगा, मान लो आपका, ध्यान समझिएगा, गांव में आपका एक किसान है और आपका इधर आपका सरकारी या प्राइवेट खरीदार होते थे, यानी ये क्रेता होते थे और ये किसान लोग आपका विक्रेता होते थे। तो अपना सामान यहाँ तक पहुँचाने के लिए इनको बीच में बहुत सारे बिचौलियों का सहारा लेना होता था, जिससे उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, उचित मूल्य नहीं हो पाता था। तो ये काफ़ी बीच में क्या थी, लूप होल की समस्या थी। इसी लूप होल को दूर करने के लिए अब जो किसानों के समूहों के द्वारा, इनके जो हितकर समूह होते
रहे हैं उन्हीं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा सीधे सरकारी जो क्रेता हैं यानी खरीदार हैं वहाँ तक उनके उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अब फ़ायदा आपका पहला होगा जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों का यानी क्या हो जाएगा, बिचौलियों को ख़त्म किया जा सकेगा। और दूसरा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को, अब उत्पाद आसानी से उनके बिक जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो अधिक से अधिक लोग अपने जो 5 कैटेगरी बताई हैं तो उन 5 कैटेगरियों के उत्पादों को विनिर्मित करने के लिए तत्पर होंगे, तैयार करने के लिए तत्पर होंगे। तो इससे लोकली रोजगार सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा, जिससे गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सकेगा। इसके अलावा इससे बेहतर मूल्य को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा और किसानों की आय को भी बेहतर किया जा सकेगा। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं जो किसकी बात किए, GEM की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसे कहा जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM की फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। और ध्यान दीजिएगा ये 100%, 100% या 100% सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है। और जब कंपनी यानी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता तो इसे कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसका एक सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में डाल दिया जाता तो उसको बहुत सारी छूट मिलती और ऐसी कंपनी को लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। तो यह जो GEM है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या 100% सरकार की ओनरशिप वाली कंपनी है जिससे सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना का उद्देश्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारी संगठनों के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ये क्या है? नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में GEM की परिकल्पना की गई है। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है GEM को। और कब लॉन्च किया गया? तो ये 9 अगस्त 2016 को GEM को 9 अगस्त 2016 को इसे लॉन्च किया गया। और यह कम्प्लीटली का मतलब 100% पेपरलेस हुआ, कैशलेस, यानी इसमें जितना होगा ऑनलाइन इसमें क्रय विक्रय होगा, नकदी के रूप में कुछ नहीं होगा, पेपर पे कुछ नहीं होगा, बल्कि यह 100% कम्प्लीटली पेपरलेस एंड कैशलेस आपका क्या है, इसके माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिजाइन किसने किया है? तो इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया? DGS&D इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल DGS&D यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल और टेक्निकल मदद ली गई है NEGD की यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की टेक्निकल तकनीकी सहायता से इसे लॉन्च किया गया है। और कब? अभी बताइए कब ये लॉन्च किया गया? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसे 9 अगस्त 2016 को GEM को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं जो आपका बताए DGS&D, तो DGS&G को कब स्थापित किया गया था? 1951 में स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो ये वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद का ऑनलाइन एवं अंतिम रूप से समाधान उपलब्ध कराती है।
कराती है। वस्तु एवं सेवा का प्रोक्योरमेंट खरीद किया जा सकता, वो भी ऑनलाइन मोड में होगा। तो कोई भी भारत का किसान या व्यक्ति अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का इस पोर्टल के माध्यम से, जीएम के माध्यम से क्रय विक्रय आसानी से, वो भी कैशलेस, कंप्लीटली कैशलेस, पेपरलेस मोड में कर सकता है। तो यह वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद का ऑनलाइन एवं एंड टू एंड सॉल्यूशन यानी अंतिम रूप से समाधान उपलब्ध कराती है। अब यहाँ हमने बात किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कुछ अन्य काम भी किए जा रहे हैं, तो कुछ इनकी स्कीम इम्पॉर्टेंट है तो जान लेते हैं। तो वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, इसी को स्वायत्त के नाम से जाना जाता है। स्वायत्त के नाम से जाना जाता है। तो स्वायत्त की फुल फॉर्म क्या है? तो ये स्टार्टअप्स, वुमेन, W से वुमेन एंड Y से यूथ एडवांटेज थ्रू, और T से आपका क्या हो जाएगा? अगले T से ई ट्रांजैक्शन। ई ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन मोड में इसमें क्या किया जाएगा? स्टार्टअप के क्षेत्र में महिलाओं व यूथ जो नवयुवक हैं उनको स्टार्टअप के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो महिलाओं व नवयुवकों को स्टार्टअप में प्रमोट करने के लिए स्वायत्त को लॉन्च किया गया है। स्वायत्त को लॉन्च किया गया और इसे 19 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया है। तो पूछा जा सकता स्वायत्त क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है? डीआरडीओ के द्वारा एक यूवी कीटाणु शोधन टावर का विकास किया गया है, जो भारी संक्रमण वाले, जहां बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इन्फेक्टियस रीजन है, तो संक्रमण वाले क्षेत्रों में त्वरित एवं रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का विकसित किया गया। तो ये अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर के माध्यम से भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों को त्वरित एवं रसायन मुक्त बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। और इसी टावर का नाम दिया गया क्या? यूवी यानी अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर नाम दिया गया। तो ये पूछा जा सकता यूवी ब्लास्टर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका विकास कौन किया है? तो दिल्ली में स्थित है आपका एक लैब जिसे कहा जाता लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने M/S न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुरुग्राम में है, की सहायता से इसे डिजाइन व विकसित किया है। तो ये पूछा जा सकता कि अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर है क्या? तो भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों को यानी संक्रमण मुक्त बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है यूपी ब्लास्टर को। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली स्थित लैब ऑफ की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा, जिसमें मदद ली गई है M/S न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड। M/S न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि गुरुग्राम में स्थित है, की सहायता से इसे डिजाइन एवं विकसित किया गया है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकेगा? तो इसका उपयोग हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, मेट्रो में, होटलों में, कारखानों में, कार्यालयों में इत्यादि जगह इसका उपयोग किया जा सकेगा। सबसे अच्छी बात ये कि वाईफाई का प्रयोग करते हुए लैपटॉप, मोबाइल के माध्यम से भी रिमोट ऑपरेशन यानी दूर से ही इसका संचालन किया जा सकता और यह 360 डिग्री यानी चारों तरफ के अपने यानी क्षेत्र को ये कवर करता है। तो 360 डिग्री प्रकाश के लिए इसमें 254 नैनोमीटर वेवलेंथ पर 6 लैंप्स लगी हुई हैं और एक लैंप की क्षमता कितनी है? 43 वाट पर एक कार्य करेगा। तो इसमें कितने 360 डिग्री प्रकाश के लिए 254 नैनोमीटर वेवलेंथ पर 6 लैंप होती हैं, जिनमें एक लैंप
43 वाट पर कार्य करता है। अब हम जान लेते हैं DRDO। हालांकि DRDO के बारे में इसके पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग डिस्कशन किए थे, तो आप पीछे की वीडियो आप देखिए, जो भी नहीं देखे हो, और पूरे वीडियो देखिए तो आपका बहुत सारा GS का सेक्शन आपका इससे कवर हो जाएगा, और हो भी गया। 1 महीने जो लगातार सुन रहे हैं उनका काफ़ी कवर हो गया होगा। तो DRDO की फुल फॉर्म है क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की? तो DRDO की स्थापना 1958 में 1958 में की गई थी, और इसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक आपकी थी TDP और दूसरी थी डिफेंस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की TDP, TDP एंड DSO यानी डिफेंस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिला करके फिर DRDO की स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है DRDO। मोटो क्या है इसका? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है? मोटो है। और वर्तमान इसके चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी साहब इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। अगला देख लेते हैं भारत मार्केट। तो भारत मार्केट है क्या? ये कॉमर्स नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। भारत मार्केट नाम से ही पता, भारत तो आपका इंडिया की बात हो रही, तो नेशनल स्तर की बात हो रही। तो ये जो कॉमर्स उत्पाद होते हैं कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए ऑनलाइन मोड में इनका उपलब्ध कराया जाना नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के नाम से जाना जाता। तो इसे अभी लॉन्च नहीं किया गया, ये लॉन्च किया जाएगा तो ये कैड के द्वारा CAIT कैड के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा अतिशीघ्र इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये रिटेलर जो आपका रिटेलर्स होते हैं रिटेलर्स के लिए है, और उसे ऑनबोर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 95% रिटेलर्स को इसमें फुटकर जो विक्रेता होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। अगला देख लेते हैं नैम समिट अभी 2020 होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसमें पार्टिसिपेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नैम की फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट इसे कहा जाता। गुट निरपेक्षता आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये 2020 में पहली बार होने जा रहा कि 2014 में जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे, चाहे इनका पहला प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल रहा हो या दूसरा प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल रहा हो, ये पहली बार होने जा रहा कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नैम में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इसके पहले 2012 में इसकी मीटिंग हुई थी। कहाँ? तेहरान ईरान में हुई थी, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा भागीदारी की गई थी। 2020 का अगर हम टाइटल की बात करें तो 2020 में टाइटल इसका क्या रखा गया? तो आप सभी लोग जानते हो इस समय वैश्विक महामारी व्याप्त है, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता, नोवेल कोरोना के नाम से वायरस के नाम से जाना जाता। तो थीम रखी गई है वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19 इस बार की थीम रखी गई है। इस बार की अध्यक्षता ये कौन कर रहा? तो 2019 से लेकर 22 तक के बीच में किसको इसको अध्यक्षता के लिए सौंपा गया? तो अजरबैजान को सौंपा गया है। तो अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीएव के द्वारा, इल्हाम अलीएव जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। अब इसकी पीछे की कहानी समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना कैसे कैसे आपकी नैम की नॉन अलाइंड मूवमेंट होती है। तो आप सभी लोग जानते हो हम सभी क्या उपनिवेश थे, तो जितने भी कई देश आपके आज़ाद हुए 1900 यानी 20वीं सदी में तो आज़ाद हुए, तो हम लोग क्या यानी उपनिवेश थे।
अंग्रेज़ों के आपने देखा विश्व में यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाली, स्पेन, फ्रेंच, इटली, जर्मनी इत्यादि के द्वारा अंग्रेज़ के द्वारा क्या किया गया, अपने उपनिवेश स्थापित किया गया था और यहाँ पर साम्राज्यवादी प्रसार की नीतियाँ अपनाई गई थी और यहाँ की जनता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, शोषण किया गया। लेकिन फिर राष्ट्रीय आंदोलन चला तो आपने देखा भारत क्या हुआ, भारत 1947 में आज़ाद होता है और इसी प्रकार इसके साथ अन्य जो देश गुलाम थे, उपनिवेश थे पहले इन यूरोपीय देशों के, यूरोपीय शक्तियों के, तो उनसे छुटकारा पाए। तो उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। एक का नेतृत्व उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक आपका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आधारित व्यवस्था और दूसरी तरफ था साम्यवादी या समाजवादी और इस पूंजीवादी का अमेरिका नेतृत्व कर रहा था और इसका सोवियत संघ कर रहा था। तो नवोदित जो राष्ट्र हुए थे, अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, उनके सामने संकट था, हम इस ब्लॉक में शामिल हों, इस गुट में या इस गुट में शामिल रहें या दोनों में गुट में शामिल ना हो। तो इन देशों ने सोचा, जिसमें उस समय भारत के माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति आपके कौन थे, तो गमाल अब्दल नासिर साहब थे। तो ये गमाल अब्दल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो थे और इंडोनेशिया के सुकर्नो थे। इन लोगों ने तय किया क्यों ना हम एक अलग तीसरा एक किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब ही होता कि सभी गुट जो दो गुट इस समय विद्यमान है उनसे एक तटस्थ दूरी बनाकर रखा जाए, ना कि यहाँ गुट निरपेक्षता का मतलब अलगाववाद नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम दोनों देशों से मेंबर किसी भी गुट का नहीं होंगे, लेकिन सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम दोनों से सहयोग करेंगे। तो जो उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी से आज़ाद देश हुए थे, उन्हीं के द्वारा तय किया गया कि हम एक तीसरे गुट का क्या करेंगे। वस्तुतः एक गुट नहीं था, एक तीसरे जिनकी एक जैसी आपकी आवाज़ है, उपनिवेशवाद के अंतर्गत वो त्रस्त थे। तो इसके लिए हुआ क्या, एक सम्मेलन होता है और यह सम्मेलन होता है 1955 का बांडुंग सम्मेलन। 1955 का बांडुंग सम्मेलन होता है। कौन सा होता है? 1955 का बांडुंग सम्मेलन उसमें तय होता है कि नैम की स्थापना की जाएगी, नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना की जाएगी और इसी की आधिकारिक घोषणा आगे चलकर कहाँ 1961 के बेलग्रेड कन्वेंशन के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1961 के बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके स्थापना नाम की कर दी जाती है, जिनमें प्रमुख भूमिका इंडिया के पीएम होते हैं उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निभाई जाती है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन होते, तो ये अभी बताए, यानी गमाल अब्दल नासिर साहब होते हैं। तो ये गमाल अब्दल नासिर ने प्रमुख भूमिका निभाई। यूगोस्लाविया के टीटो ने प्रमुख भूमिका निभाई। इंडोनेशिया के सुकर्नो इत्यादि ने मिलकर किसकी स्थापना करते हैं, तो नैम की स्थापना करते हैं। औपचारिक इसकी उद्घोषणा 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कर दी जाती है। तो ये आपका नैम था और नैम का भी पीछे का जो सम्मेलन हुआ 2012 का कहाँ हुआ था, तो 2012 का ईरान के तेहरान शहर में हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा वो यानी वहाँ उपस्थित हुए थे, पार्टिसिपेट किया गया था। 2016 का कहाँ हुआ था, ये वेनेजुएला के पार्लामर में हुआ था। तो ये वेनेजुएला के पार्लामर में हुआ था 2016 वाला। तो 2016 में हम माननीय उपराष्ट्रपति के द्वारा पार्टिसिपेशन इसमें किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार होने जा रहा, यानी 2014 के बाद 12 के बाद, जिसमें कोई भारत का प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करेगा। अगला देख लेते हैं, ये अतुल्य काफ़ी चर्चा में था। तो ये क्या है, ये माइक्रोवेव
स्टेरिलाइजर है। तो पहला यही पूछेगा ये यानी अतुल्य है क्या, तो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है। और ये अब इसके माध्यम से किया क्या जाएगा, तो इसके माध्यम से जो आपका कास्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ये उपलब्ध करवाता है, यानी इसके माध्यम से जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अतुल्य के माध्यम से जो कोरोना वायरस है इसको डिसइंटीग्रेट करके यानी इसको निष्क्रिय बनाया जा सकता। कोरोना वायरस को स्टेरिलाइजर का मतलब नहीं होता कि आपका बंध्याकरण, इसको स्टेरिलाइजेशन को बोलते हैं। तो यानी बिल्कुल कोरोना वायरस का प्रभाव होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा। और एक कास्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, यानी ये आपका बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और या 56 से लेकर 60 सेंटीग्रेड पे काम करेगा। और इतने टेम्परेचर पर कोरोना वायरस की जितनी भी प्रजनन क्षमता है वो पूरी तरीके से इसके माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर के माध्यम से समाप्त कर दी जाएगी। उसी का नाम अतुल्य रखा गया है। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका विकास डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ अतुल्य का विकास डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला फिर इस चर्चा में था इकोसेंस। इकोसेंस ये काफ़ी चर्चा में था, तो इसको हम देख लेते हैं। असल में इकोसेंस है क्या, ये आपका इकोसेंस का मतलब ये बायो सेंसर है। ध्यान दीजिएगा, बायो सेंसर है। और इसमें लार हमारा जो सैलिवा होता है, लार का सैंपल लिया जाता और उसमें कोविड-19 को डिटेक्ट या पता लगाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है लार के माध्यम से ये बहुत कम, यानी कितनी ml होनी चाहिए, 20 ml लार में ही या कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव होने की को डिटेक्ट कर लेता। और समय सबसे कम लेता है 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड में। और लार के 20 ml में ही या कोविड-19 के पॉजिटिव व नेगेटिव केस को डिटेक्ट कर लेता है। तो इकोसेंस का विकास किसके द्वारा किया गया, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में है। तो अगला क्वेश्चन यही बन गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है, हैदराबाद में है। तो उसी के द्वारा इकोसेंस का विकास किया गया है। अगला देख लेते हैं जो चर्चा में था। चर्चा में क्या था, इक्रीसैट। तो इक्रीसैट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर, और यस से आपका सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो क्षेत्र होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया है। यह भी चर्चा में क्यों बना हुआ, क्योंकि इसके न्यू डायरेक्टर जनरल जो अभी नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, नए जो डीजी बने हैं डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जैकलीन डी अरोस हगेस साहब को बनाया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता। तो इसके अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए जो कृषि है, कृषि में अनुसंधान को कैसे प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए इसे स्थापित इक्रीसैट को किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स देखिए तो हेडक्वार्टर्स इसका हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद के पाटन चेरू नामक स्थान पे स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। और यह एक चार्टर पर भी साइन किया है और जिसको फाओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन व UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाया गया था। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता FAO। और फाओ की आप पिछले वीडियो में देखिएगा काफ़ी डिटेलिंग उसके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हमने काफ़ी डिटेलिंग डिस्कस किया था। यहाँ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में कहाँ
की गई तो रोम इटली में की गई और रोम इटली को ही इसका हेडक्वार्टर्स बनाया गया। और यह जो हंगर है, हंगर भूख को समाप्त करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसी विशेषीकृत एजेंसियां हैं, उनमें से एक है। वर्तमान में इसके 197 मेंबर हैं। इसके द्वारा एक स्कीम चलाई जाती, उसको भी हम जान लेते हैं वो कौन है। यानी भाई आपका इनिशिएटिव पहल शुरू की गई और इससे आईएएस में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका। इसी को क्या कहा जाता? ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसी को GIAHS के नाम से जाना जाता। तो इसका संकल्पना व इसका प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये परवेज कूहफ खान के द्वारा किया गया था। तो परवेज कूहफ खान के द्वारा इसका कंसेप्चुलाइजेशन किया गया व प्रेजेंट किया गया। इसी को ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के नाम से जाना जाता। और इसे कब अपनाया गया था? ये परवेज कूहफ खान, कब इसको? तो एजेंडा 21 को सेट किया गया था, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। और 2002 में हुआ क्या था? वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्ल्ड समिट हो रही थी और ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी। वहीं पर इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया, ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। अब उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था आइडेंटिफाई, पहचान करना, सपोर्ट, समर्थन करना, सेफगार्ड, सुरक्षा प्रदान करना, ग्लोबली वैश्विक रूप से इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो एग्रीकल्चरल कृषिगत हेरिटेज सिस्टम प्रणाली है तथा देयर लाइवलीहुड और जीविका। तो इसको क्या यानी प्रमुख उद्देश्य रखा गया? ऐसी कृषि प्रणाली जो वैश्विक स्तर पर इम्पॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, निर्दिष्ट किया जाए, सपोर्ट किया जाए और उसको सुरक्षित किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए तथा इसके माध्यम से लोगों की जीविका को भी क्या किया जाए? इन्हेंस किया जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें कृषि तथा उससे संबंधित विविधता को सुनिश्चित किया जाएगा, भूस्खलन को कम करने का प्रयास किया जाएगा, ज्ञान आधारित प्रणाली तथा संस्कृति को संरक्षित करने का जो कि कृषि परंपरागत कृषि से संबंधित है उसको प्रमोट करने का इसके अंतर्गत कोशिश की जाएगी। अगला हम यहाँ जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आई है। तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में, यानी UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है। UNDP का हेडक्वार्टर्स कहाँ? न्यूयॉर्क है। इसके मेंबर कितने हैं? तो 177 इसके वर्तमान में मेंबर है। इसके द्वारा एक आपका इंडेक्स व एक रिपोर्ट निकाली जाती है, इसे को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो UNDP के द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती? तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती और एक इंडेक्स जारी किया जाता, उसी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता। तो यहाँ 2019 के इंडेक्स की बात कर लेते, जिसका फोकस जो था वो इनइक्वलिटी, असमानता को मानव विकास में समाप्त करना था। इनइक्वलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इसका फोकस था। और इंडिया की रैंकिंग क्या? 2019 का, अभी 20 का नहीं आया, ये 19 का है। तो 2019 में भारत की रैंकिंग 129 थी। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9, तो ध्यान रखिएगा। इसके पहले आपका 130 थी, यानी इंडिया 2018 की तुलना में 2019 में 1 अंक का सुधार किया है, लेकिन बहुत अच्छी रैंक इंडिया की नहीं है। वहीं इंडिया के आसपास देशों की अगर हम कंपेयर करें तो क्या स्थिति है? तो इसमें ध्यान से समझिएगा। भूटान की स्थिति कितनी है? 134 है। भूटान की स्थिति कितनी है? 134। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भूटान की स्थिति 134 है। वहीं बांग्लादेश की 135 है, जबकि म्यांमार की स्थिति आप देखोगे तो म्यांमार की 145 है, 145 है। यानी 3 देशों की कंपेयर करें तो तीनों देश भारत से यानी पीछे हैं। तो कौन आपका? भूटान की स्थिति 134 134 है, बांग्लादेश की 135 है, उसके बाद आपका म्यांमार की 145
145 है। अब बात आई यहाँ पर नेपाल भी पीछे ही है। नेपाल की स्थिति 147 147 है। और फिर चीन कितना, चीन हमसे आगे है, चीन की स्थिति 85 है, चीन की स्थिति 85 है। तो आपका ध्यान दीजिएगा नेपाल की स्थिति कितनी है, 147। आप कहोगे क्यों, तो आप ये जब मेंस का आंसर कोई ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास से आपका ऐसा कोई आता है, वहाँ पर आपका कंपेयर करके एनालिसिस मेंस या फिर एसए के पेपर में इनका उल्लेख कर सकते हो। गरीबी में मान लो कोई एसए आ जाए गरीबी टॉपिक पे, तो वहाँ पर ये पॉइंट आपके उठ के चले जाएंगे। कंपेयर करके दिखाओगे कि क्या भारत की स्थिति किससे किससे बेहतर है और किससे किससे आपकी खराब है। तो नेपाल की स्थिति 147 है। अफ़गानिस्तान की अगर हम नज़र डालें तो अफ़गानिस्तान आपका सबसे बदतर स्थिति में है भारत के आसपास, तो 170 170। जबकि पाकिस्तान की स्थिति क्या है इसको भी देखते हैं, 152 है, 152 है, 152 152 है। वहीं श्रीलंका हमसे अच्छी स्थिति, ऊपर आपका चीन नीचे श्रीलंका, दोनों हमसे बेहतर स्थिति में है। तो आपका अभी बता दिए श्रीलंका की स्थिति चाइना से भी अच्छी है और श्रीलंका की स्थिति 71 है, जबकि चाइना की स्थिति 85 है। वहीं पाकिस्तान की स्थिति 152 152 है, जबकि अफ़गानिस्तान की 170 है। वहीं अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान की 134, बांग्लादेश की 135, म्यांमार की 145, जबकि नेपाल की आपकी कितनी है, 147 है, 147 है, 147 है। नेपाल की स्थिति 147 है। अब टॉप कौन से देश किए हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो ये टॉप कौन किया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये मानव विकास की बात की जा रही है। तो आपका मानव विकास के लिए मानव क्या आप देखते हैं कि मानव अपने विकास के लिए कई बार हुआ नशीले अर्क जैसे पदार्थों का यूज करता है। तो आपका टॉप देश आपको ऐसे याद रखने हैं कि नशा अर्कलैंड में है। नशा अर्क माने एक पौधा होता है आपका धतूरा टाइप का, तो आपका उसी को अर्क कहा जाता। तो आपका ऐसे आप ट्रिक से याद रखिए, मानो अपने विकास के लिए क्या करता, अर्कलैंड का प्रयोग करता है और किससे, इससे नशा होता। तो आपका क्या याद रखोगे, नशा अर्कलैंड में है, नशा अर्कलैंड में है आपका केवल आपका रिदम बनाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। नशा अर्कलैंड में है, किसके लिए नशा अर्कलैंड में है, मानव विकास के लिए। तो मानव विकास से आपका इंडेक्स अपने आप आ जाएगा। तो मानव विकास इंडेक्स में नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 2 पे आपका यहाँ लैंड आया, यहाँ स्वीडन से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अर्कलैंड और आपका साथ से आपका दोनों में लैंड जिनमें आ रहा वो देश आएंगे, तो स्विट्जरलैंड आ रहा और दूसरा आयरलैंड। तो इसमें स्विट्जरलैंड व आयरलैंड को दूसरा व तीसरा स्थान दिया गया है। तो टॉप देश कौन है, नशा अर्कलैंड में है, यानी आपका नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये प्रमुख देश हैं। इसके पहले हमने अभी याद कीजिए, अभी एक और रिपोर्ट की चर्चा की थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाला, उसका भी लॉजिक बताए थे याद करने का। तो आपका उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी ट्रिक बताए थे आपको कैसे ध्यान रखना है। आगे आइए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कब से शुरू की गई है, तो ये 1991 से 1991 से इसे शुरू किया गया, लॉन्च की जाती है ये आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें इसके अलावा अन्य कई भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में शामिल किया जाता है इंडेक्स को, जिनमें इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होते। तो 2 जेंडर वाले हैं, एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, दूसरा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, और एक और आपका चौथा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसी का पार्ट होता। तो इनमें कौन कौन हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर
इनक्वालिटी इंडेक्स हो गया। अगला सबसे लास्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इत्यादि को शामिल किया जाता है। अगला देख लेते हैं इनजेन्यूटी ये काफ़ी चर्चा में था शब्द, तो समझ लेते हैं इनजेन्यूटी क्या था। ये असल में मार्स हेलीकॉप्टर है, मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे नासा के द्वारा क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, और इसे रोबोटिक्स हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता। तो ये मार्स मिशन जो नासा का है 2020 के अंतर्गत इसे 2021 में मार्स पर डिप्लॉय किया जाएगा। तो पूछा जा सकता इनजेन्यूटी क्या है, तो ये मार्स हेलीकॉप्टर है, और ये हेलीकॉप्टर पहली बार हो रहा कि आपका मार्स मिशन के अंतर्गत आपका मार्स पर 2021 में डिप्लॉय किया जाएगा। यहाँ नासा की बात आई तो जान लेते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस आपका एजेंसी है, नासा की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1958 में 1958 में वाशिंगटन डीसी में किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा ड्वाइट जी आइजनहावर के द्वारा की गई थी। अगला देख लेते हैं कुछ वन लाइनर टाइप के जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन हो गया, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता मनरेगा के बारे में काफ़ी डिटेल आपका एक टॉपिक ही उठाए थे, पीछे की वीडियो में डिस्कस किए, तो आप कृपया पीछे की वीडियो कृपया सुने जो नए हैं नहीं सुने हैं। अगला देख लेते हैं आरबीआई के द्वारा 104 साल पुराने कोऑपरेटिव बैंक जिसे सीकेपी बैंक के नाम से जाना जाता एक कोऑपरेटिव बैंक थी, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि इस पे इस स्थिति में हो गई थी कि अपने जो कस्टमर थे उनको पैसा चुकाने में सामर्थ्य नहीं थी। तो इसका आपका कवरेज रेशियो के साथ साथ अन्य जो रेशियो होते इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता काफ़ी संकट के दौर से गुजर रही थी, इसीलिए आरबीआई के द्वारा इसका क्या किया गया, लाइसेंस रद्द किया गया। अब इसमें जो आपके कस्टमर हैं उनको पैसा कहाँ से दिया जाएगा, तो 1957 में स्थापित की गई क्रेडिट गारंटी एंड इंश्योरेंस फंड यानी स्कीम है लिंक्ड, ये आपकी कॉरपोरेशन है, ये आपका फिर से सुनिएगा 1957 में आपका क्रेडिट गारंटी आपका कॉरपोरेशन, ऐसे पूरा नाम एग्जैक्ट नहीं लेकिन याद आ रहा, तो 1957 में आपका कॉरपोरेशन है, उसी के अंतर्गत इसके माध्यम से यानी आम जनता को पैसा उपलब्ध कराया वापस किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है डोर स्टेप आंगनवाड़ी इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया। डोर स्टेप का मतलब हुआ अपने घर से ही आप क्या कर सकते, आंगनवाड़ी या जो कार्यक्रम है उसका संचालन कर सकते, और इसे शुरू किया गया गुजरात राज्य सरकार के द्वारा डोर स्टेप आंगनवाड़ी इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं कि बॉम्बे के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी बनाए गए और दीपांकर दत्ता को बनाया गया, जो पूर्व में कहाँ के, कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या थे, न्यायाधीश थे, तो इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। अगला देख लेते जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर के द्वारा एक आइडियाथन शुरू किया गया, और उसका जो विषय है द फ्यूचर ऑन रिवर मैनेजमेंट पर आइडियाथन शुरू किया गया, और जो ये शुरू किया गया इसमें दो संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा, नेशनल मिशन क्लीन फॉर गंगा और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के माध्यम से यानी गंगा
रिवर जो मैनेजमेंट सिस्टम है, रिवर यानी जो नदियां हैं उनके प्रदूषण को कैसे कम से कम किया जाए और उनको आगे सतत रूप में कैसे, वहनीय रूप में कैसे, सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए ताकि उस पर कोई जल प्रदूषण की समस्या से निजात मिले और उसकी जो सिल्टिंग यानी गाद इत्यादि की, अवसाद इत्यादि की समस्या है उससे भी निजात पाया जा सके। उसे पे आइडियाथन शुरू किया गया और उसका जो टॉपिक रखा गया वो द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट सिस्टम था। द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर शुरू किया गया। नेशनल मिशन क्लीन फॉर गंगा और इसमें सहयोग लिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसमें सहयोग लिया गया है। अगला देख लेते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना ये शुरू की गई, पहले से शुरू है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस आपका शुरू की गई थी और अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने फ्री व कैशलेस इंश्योरेंस यानी ऑनलाइन मोड में वो भी पूरी तरीके से फ्री उपलब्ध कराने का इस योजना के अंतर्गत ऐलान किया है। तो पूछा जा सकता कि पहला भारत का राज्य कौन है जिसने फ्री मुफ्त में व कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम के अंतर्गत बीमा को उपलब्ध कराने का ऐलान किया। तो याद रखिएगा कौन आपका राज्य है, महाराष्ट्र है। अगला पाकिस्तान एयरफोर्स में काफ़ी चर्चा में था। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान में आप जानते हो हिंदू क्या हैं, अल्पसंख्यक है। तो अगर हिंदू का कोई व्यक्ति किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंचता है तो एक राहत हो कि वहाँ पर यानी बात होती है कि हमारा भी प्रतिनिधित्व हो रहा। तो अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रथम हिंदू पायलट यानी पहली बार हुआ है अब तक के इतिहास में कि जब वो आज़ाद हुआ उसके बाद कि पहली बार किसी किसी प्रथम हिंदू पायलट को क्या किया गया, नियुक्त किया गया, उसी का नाम है राहुल देव। तो प्रथम हिंदू पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में जो शामिल हुआ, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता कौन शामिल हुआ, तो ये राहुल देव को शामिल किया गया है। अगला आपने देखा कि जो यस बैंक था, यस बैंक आपका कर्ज में डूबा और फिर दिवालिया हो गया, तो उसके अभी चर्चा में क्यों है, तो आपका अभी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इसके सीईओ जो बनाए गए हैं वो IMD बनाए गए। तो सीईओ IMD यानी एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रशांत कुमार को इसका MD यस बैंक का बनाया गया है। अब हम यस बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो यस बैंक की स्थापना 2004 में, यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी। राणा कपूर व अशोक कपूर के द्वारा इसकी स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। तो ये आपका आज का रहा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।